दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां बच्चों में उनकी टीन एज में ही कुछ जादुई शक्तियां आ जाती थी और जब वो पूरी तरह से बड़े हो जाते थे तो वो शक्तियां उनके शरीर में से गायब हो जाती थी। और ऐसे ही एक अनाथ बच्चे का नाम था यू, जो दिखने में बचपन से ही अच्छा था। और जब उसे अपनी जादुई शक्तियों के बारे में पता चला तो उसने इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया। असल में यू के पास एक खास शक्ति थी जिसकी मदद से वो 5 सेकंड के लिए किसी भी शरीर में घुस सकता था, पर इस दौरान उसका खुद का शरीर एकदम बेजान पड़ जाता था। पर फिर भी यू अपनी शक्तियों का फायदा उठाकर हर बार एग्जाम में टॉप करता था। और ऐसे ही उसने शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन भी ले लिया था, जिसके एंट्रेंस एग्जाम में यू टॉपर था। स्कूल के पहले दिन यू को स्टेज पर एक स्पीच देने के लिए बुलाया गया, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर होने की वजह से वो नए स्टूडेंट्स का हेड भी था। उधर यू को स्टेज पर देखकर कई सारी लड़कियों का दिल उस पर आ गया, जिसके बाद उन सभी ने यू से दोस्ती करने की कोशिश भी करी। पर यू को अक्सर लड़कियों का दिल तोड़ने में काफी मजा आता था। पर इस बार उसकी ना करने की वजह स्कूल की सबसे सुंदर लड़की यूमी थी, जो यू को बहुत ज्यादा पसंद थी और वो पहले दिन से ही यूमी से बात करने की कोशिश भी कर रहा था। और आखिरकार एक दिन उसने यूमी और उसकी दोस्त मिचेल का पीछा करने का फैसला किया। यू इस बार भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले मिचेल के शरीर में घुसा और अपनी पूरी रफ्तार से यूमी से दूर भाग गया। जिसके बाद वो पास ही में जा रहे एक ट्रक ड्राइवर के अंदर गया और उसने ट्रक को यूमी की तरफ घुमा दिया। पर ट्रक के यूमी तक पहुंचने से पहले ही यू ने वापस अपने शरीर में जाकर यूमी को बचा लिया। ये इसके बाद यूमी ने उसकी जान बचाने के लिए यू को धन्यवाद किया, थैंक यू। और साथ ही में उसने उसे उनके साथ पास ही में एक मौजूद रेस्टोरेंट में चलने को भी कहा। यू इसके लिए पहले तो तैयार नहीं था, पर जब मिचेल ने उन दोनों को अकेले समय बिताने को कहा तो यू तुरंत ही इसके लिए तैयार हो गया। आखिर यार, अकेले लड़की के साथ समय बिताने के लिए कौन तैयार नहीं होगा। इसके बाद वो दोनों उस रेस्टोरेंट में चले गए, जहां यूमी ने उससे पूछा कि क्या वो स्कूल के बाद उससे मिलना चाहेगा। ये सुनते ही लड्डू तो जरूर फूटा होगा, जिसके लिए यू पहले से ही तैयार बैठा था। अगले दिन उसे यूमी का मैसेज भी आया, जिसमें उसने उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए भी बुलाया था। पर तभी यू को स्टूडेंट काउंसिल में बुला लिया गया, जहां पहुंचकर स्टूडेंट प्रेसिडेंट ने उसे बताया कि उसे एक बार फिर से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर एग्जाम में चीटिंग करने का आरोप लगा था। साथ ही प्रेसिडेंट ने उसे बताया कि अगर वो ये टेस्ट नहीं देता या फिर उसके इस टेस्ट में 90% से कम आए तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कहानी में ट्विस्ट। ये सुनकर यू के पास टेस्ट देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। टेस्ट शुरू होने पर यू को एक भी जवाब नहीं आता था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। पर जैसे ही वो प्रेसिडेंट के शरीर में पहुंचा तो उसने देखा कि प्रेसिडेंट के हाथ में आंसर शीट की बजाय एक मैगजीन थी। ये देखकर यू को बहुत गुस्सा आया और उसने उस मैगजीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब यू वापस अपने शरीर में आया तो उधर प्रेसिडेंट को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने मैगजीन को क्यों फाड़ दिया भाई। पर तभी अचानक से यू के सामने एक लड़की आई, जिसके हाथ में एक कैमरा भी था और उसके मुताबिक उसका नाम नाओ था। और वो एक स्टार ओशियन एकेडमी नाम के स्कूल की स्टूडेंट भी थी और साथ ही साथ उसकी प्रेसिडेंट भी थी। नाव के मुताबिक यू ने हर बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चीटिंग करी थी और अपनी बात को साबित करने के लिए नाव के पास बहुत सारे सबूत भी थे। पर यू इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने बहाना बनाया कि उसे एक खास किस्म की बीमारी थी जिसमें वो अचानक से बेहोश हो जाता था। लेकिन नाव भी भाई चालाक तो थी। उसने उसके सामने उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स रखते हुए उसे याद दिलाया कि ऐसी किसी भी बीमारी का जिक्र उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में नहीं था। यह सुनते ही यू काफी घबरा गया और उसने पूरी रफ्तार से स्कूल से भागना शुरू कर दिया। और जहां रास्ते में उसकी टक्कर चश्मे पहने हुए एक लड़के से हुई। अरे भाई, चश्मा पहना हुआ फिर भी दिखाई नहीं देता। असल में वो चश्मा पहना हुआ लड़का न्यू का ही साथी था, पर यू उसे नजरअंदाज करते हुए भागता रहा और स्कूल से बाहर निकलते ही यू के पीछे धमाके होने लग गए। पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो बस लगातार भागता चला जा रहा था। ऐसे कई सारे धमाकों के बाद जब यू नदी के किनारे पहुंचा तो उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े उस लड़के पर पड़ी जो उसे स्कूल में मिला था। और अगले ही सेकंड एक झटके में वो लड़का यू को लेकर नदी के दूसरी तरफ आ गया। यू को फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और जब उसने उस लड़के से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि असल में उसके पास बहुत तेज भागने की शक्ति थी, पर फिलहाल वो पूरी तरह से इस पर काबू नहीं कर पाया था, इसीलिए कई बार उसकी टकरार इधर उधर हो जाती थी और यू के पीछे होने वाले धमाके भी उसकी टक्कर के ही नतीजे थे। यू के मुताबिक ये एक खराब शक्ति थी, लेकिन तभी नाव भी वहां पहुंच गई और उसने यू को उनके साथ स्टार ओशियन एकेडमी में एडमिशन लेने को कहा। और अपनी बात को समझाने के लिए उसने यू को बताया कि असल में इस दुनिया में कुछ बच्चों को अलग अलग जादुई शक्तियां मिलती जरूर थी, पर असल में ये एक बीमारी थी जो उनके बड़े होते होते ठीक हो जाती थी, जिसके साथ उनकी शक्तियां भी गायब हो जाएगी। और ऐसे ही बच्चों का ध्यान रखने के लिए स्टार ओशियन एकेडमी बनाई गई थी, ताकि बच्चे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और अब वो चाहते थे कि यू भी उस स्कूल का हिस्सा बने। यू को उसकी बात पर काफी गुस्सा आया, पर जैसे ही उसने नाव पर हमला करने की कोशिश करी तो नाव ने खुद को गायब करके यू को पीट दिया। नाव की यह ताकत देखकर यू को लग रहा था कि शायद उसके पास गायब होने की शक्ति थी, जिस पर जाजीरो ने उसे बताया कि नाव की शक्ति की खास बात यह थी कि वो सिर्फ अपने दुश्मनों को दिखाई नहीं देती थी, वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे लोग उसे देख सकते थे। वहां से जाने से पहले नाव ने यू को बताया कि वो स्कूल में आने के बाद उनके साथ स्टूडेंट काउंसिल में भी काम करेगा, क्योंकि उनके मुताबिक यू की शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जा सकता था। शाम को जब यू अपने घर पहुंचा तो उसकी बहन ओमी ने उसे बताया कि उन दोनों को स्टार
स्टार ओशियन एकेडमी की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी और स्कॉलरशिप मिलते ही उनके अंकल ने उन्हें जल्द ही उस स्कूल में भेजने का फैसला किया था। ओमी बहुत ज्यादा खुश थी और उसने अपनी इस खुशी को मनाने के लिए एग राइस बनाए थे, जिसमें उसने पिज्जा सॉस और केचप का भी इस्तेमाल किया था। असल में उनकी मां ठीक इसी तरह से एग राइस बनाकर उन्हें खिलाया करती थी और इसीलिए अपने मां को याद करते हुए ओमी को यह बनाना काफी पसंद था। पर यू अभी भी अपनी मां से नाराज था क्योंकि वो अपने तलाक के बाद उन दोनों को उनके अंकल के पास छोड़कर चली गई थी और सिर्फ इसीलिए उसे अपने परिवार के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर वहीं दूसरी तरफ ओमी को लगता था कि उनके परिवार में उनके अलावा भी कोई और था जिसे वो भूल चुके थे। पर यू के मुताबिक वो सिर्फ एक सपने को अपनी असल जिंदगी के साथ जोड़ रही थी। अगले दिन उन दोनों को स्टार ओशियन एकेडमी ने उनका नया कमरा दिया, जिसे देखकर ओमी तो बहुत ज्यादा खुश थी। और उसी शाम नाओ और जाजीरो भी उनकी मदद करने के लिए आए, जहां नाओ ने अपनी शक्तियां दिखाकर ओमी से काफी अच्छी दोस्ती भी कर ली थी। दिन ढल चुका था और रात के खाने के समय अचानक यू को भी ऐसा लगने लग गया जैसे उसका कोई और भाई बहन भी है, लेकिन फिर भी उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह यू अपने स्कूल के पहले दिन के लिए तैयार हुआ, पर जाने से पहले ओमी ने उसके हाथ में टिफिन बॉक्स पकड़ा दिया जिसमें उसके बचपन के मनपसंद एग राइस थे, जो अब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। स्कूल पहुंचकर यू की मुलाकात नाओ और जाजीरो से हुई। यू को स्कूल के सभी बच्चों की शक्तियों के बारे में जानने की बहुत दिलचस्पी थी, जिस पर जाजीरो ने उसे बताया कि फिलहाल कुछ बच्चों की शक्तियां अभी उनके पास नहीं आई थी और वहीं कुछ बच्चों के अंदर शक्तियों के अलग अलग संकेत दिखना शुरू हो गए थे। इसके बाद नाओ ने उसे बताया कि कुछ साल पहले तक जैसे ही किसी बच्चे में शक्तियां दिखाई देती थी तो उसे लैब में अलग अलग टेस्ट करने के लिए कैद कर लिया जाता था, जिसे बंद करने के लिए एक खास आदमी ने स्कूल को शुरू किया था। पर यू का मानना था कि ये टेस्ट कोई इतने भी बुरे नहीं होते होंगे, जिस पर नाओ ने उसे बताया कि उसके बड़े भाई को भी ऐसे ही टेस्ट के लिए कैद किया गया था। इसके बाद नाओ ने उसे बताया कि अब स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा होने की वजह से उनका काम था दुनिया में जाकर ऐसे बच्चों को ढूंढना और उन्हें स्कूल का हिस्सा बनाना, और साथ ही यू को इस काम के लिए पैसे भी मिलने वाले थे जिससे वो अपनी बहन का ख्याल भी रख सकता था। ये सुनते ही यू इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। इसके बाद यू अपनी क्लास में गया, जहां उसका प्लान पिछले स्कूल की तरह कूल बनने का था। पर वहां जाते ही उसकी नजर नाओ और जाजीरो पर पड़ी, जो उसकी क्लास में ही थे। बस फिर क्या था, ये देखते ही यू समझ गया था कि वो इस स्कूल में अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगा। लंच टाइम होते ही यू ने जाजीरो से पूछा कि नाओ के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने की क्या वजह है, जिस पर जाजीरो ने उसे बताया कि असल में ये एक पोजीशन हर स्टूडेंट के लिए खुली होती थी, पर इसमें उसी स्टूडेंट को चुना जाता था जो फैसला लेने में तेज हो, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। इधर यू अपने एग राइस देखकर परेशान हो चुका था, इसलिए वो जाजीरो के साथ खाना खाने के लिए कैंटीन में गया, जहां काउंटर पर लगी भीड़ को देखकर जाजीरो ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जिसके बाद वो अपनी पूरी रफ्तार से काउंटर में पैसे डालकर 4 सैंडविच लेकर वहां से वापस आ गया। पर उसने इस काम में अपने आप को काफी चोट लगा ली थी, जिस पर उसने बताया कि वो हमेशा अपने कपड़ों के नीचे सूट पहनता था ताकि वो अपने आप को बचा सके। इधर यू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नाओ इतनी अकेली क्यों रहती थी, जिस पर जाजीरो ने उसे बताया कि असल में नाओ की शक्ति के मुताबिक वो सिर्फ अपने दुश्मन को नहीं दिखती थी, और इसीलिए जब भी वो किसी को पीटती थी तो सबको लगता था कि वो लोगों पर अत्याचार कर रही थी। बस इसीलिए स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था। तभी अचानक से नाओ उनके पास आई और उसने उन्हें कोलैबोरेटर के आने की जानकारी दी, जिसके बाद वो लोग तुरंत ही स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में पहुंच गए, जहां यू की नजर टेबल पर पड़े शहर के मैप पर पड़ी। तभी एक गीले बाल वाला आदमी उस कमरे में आया और उसने मैप पर उंगली रखकर उन्हें बताया कि इस बार उनकी लोकेशन एम्बर हाई स्कूल थी और इस बच्चे के पास फोटोग्राफी की शक्ति थी। अपनी बात खत्म करके वो आदमी बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर चला गया। ये कैसी बात हुई भाई? यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए नाओ ने उसे बताया कि वो आदमी उनका कोलैबोरेटर था, जो उन्हें बच्चों को ढूंढकर उनकी शक्तियां पहचानने में मदद करता था। इसके बाद वो लोग अपनी क्लास छोड़कर सीधा एम्बर हाई स्कूल पहुंच गए, जहां उन्होंने सभी बच्चों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। और थोड़ी ही देर बाद नाओ भागते हुए यू के पास आई और उसने उसे बताया कि उन्हें एक लड़के पर शक हो रहा था और अब वो चाहती थी कि यू उस लड़के के शरीर में जाकर उसका बैग चेक करे। इसके बाद वो लोग भागते हुए उस लड़के के पास पहुंचे, जो अपने बैग को छुपाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी यू ने तुरंत ही उसके शरीर में जाकर उसका बैग खाली कर दिया और जैसे ही 5 सेकंड पूरे हुए तो जाजीरो ने पूरी रफ्तार से आकर उस लड़के को धक्का दे दिया, जिसके बाद नाओ उसके बैग के सामान को खंगालने लग गई और खंगालने के बाद उसके बैग में कुछ तस्वीरें मिली जो उसी के स्कूल की लड़कियों की थी। पर तभी उसकी नजर दूसरी तस्वीर पर पड़ी, जो उसी लड़की की बिना कपड़ों की तस्वीर थी। और जब उन्होंने उस लड़के से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने यह तस्वीर ईडो नाम के लड़के से खरीदी थी, जो स्कूल आर्चरी क्लब का प्रेसिडेंट भी था। यह सुनते ही वो लोग ईडो के लॉकर में गए, जहां उनको और भी कई सारी तस्वीरें मिली। काफी सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद नाओ सीधा जाकर ईडो से मिली और उसने उसे सारी बात बताकर इसके पीछे की वजह पूछी, जिस पर ईडो ने बताया कि वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए करता था, ताकि वो अपने परिवार के सदस्यों का इलाज ठीक से करवा सके। उसकी बात सुनने के बाद नाओ ने इस रास्ते को गलत बताकर उसे समझाने की कोशिश करी, पर उसकी बात समझने के बजाय ईडो ने उसकी तस्वीर लेकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पर तभी यू ने ईडो के शरीर में जाकर नाओ को उसकी तस्वीरें वापस कर दी, जिसके बाद ईडो ने नाओ के ऊपर तीर से हमला करने की कोशिश करी, पर ऐन वक्त पर जाजीरो ने बीच में आकर
कर उस तीर को रोक दिया। ईडो के पास अब कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने खुद को सरेंडर कर दिया। इसके बाद जब वो लोग वापस अपने स्कूल आए तो यू ने नाव से उसके भाई के बारे में पूछा, जिस पर नाव ने उसे बताया कि यह कोई राज की बात नहीं थी और वो अगले दिन एक साथ जाकर उससे मिल सकते थे। अगले दिन वो लोग एक बस पकड़कर नाव के भाई से मिलने के लिए रवाना हो गए, जहां रास्ते में नाव ने अपनी कहानी बताई। असल में हुआ क्या था कि नाव के पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे, जिसके बाद से उसकी माता ने ही नाव और उसके बड़े भाई काजुकी को पालने की जिम्मेदारी उठाई। वहीं काजुकी एक गिटारिस्ट बनना चाहता था और वो इसके लिए काफी मेहनत भी कर रहा था, पर एक दिन अचानक से उनकी माता ने उन्हें बताया कि वो उन दोनों को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल रही है। ये सुनकर काजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो जल्द ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर जाने वाला था और वो किसी भी हाल में बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था। पर तभी उनकी माता ने उनके सामने हाथ जोड़कर उनकी बात मानने को कहा। काजुकी और नाव दोनों को ही उस वक्त इसके पीछे की वजह समझ में नहीं आई, पर अपनी मां की इज्जत की खातिर वो दोनों बोर्डिंग स्कूल में जाने के लिए तैयार हो गए। नाव को तो नया स्कूल ठीक ठाक लग रहा था, पर एक ही स्कूल में होने के बावजूद भी वो कभी अपने भाई से नहीं मिल पाती थी और जब भी वो अपने भाई को मिलने की बात करती थी तो उसके दोस्त उसे दूर ले जाते थे। लेकिन इस स्कूल की एक खास बात भी थी कि हर रोज नाव को स्कूल के बाद अलग अलग मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता था। असल में काजुकी के अंदर बहुत ताकतवर शक्तियां थी, जिसकी मदद से वो हवा को अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर सकता था और उसकी इसी शक्तियों की वजह से साइंटिस्ट लैब्स में उसके ऊपर अलग अलग टेस्ट कर रहे थे। और जब सालों बाद नाव अपने भाई से मिली तब तक वो पूरी तरह से टूट चुका था, यहां तक कि वो अपने आप को भी भूलने लग गया था और अब वो ना ही नाव को पहचान सकता था। और जो दोस्त उसे हमेशा अपने भाई से दूर रखते थे, असल में वो फेक स्टूडेंट्स थे जिन्हें नाव पर नजर रखने के लिए रखा गया था, क्योंकि साइंटिस्ट को शक था कि शायद नाव के अंदर भी अपने भाई की तरह ही शक्तियां हो सकती है। और उसी दिन के बाद से नाव ने किसी भी इंसान पर भरोसा करना बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो यू काजुकी को देखकर हैरान रह गया। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे देखकर लगता था कि वो जोर जोर से चिल्लाकर कोई म्यूजिक बना रहा हो। और जब दवाई खाने के बाद वो थोड़ा सा शांत हुआ तब नाव उसे व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर ताजी हवा खिलाने के लिए बाहर ले आई, जहां उसने बताया कि वो अपनी सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी। पर तभी उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई जिसने ओशियन स्टार एकेडमी की शुरुआत करी थी और वही आदमी काजुकी के इलाज का खर्चा भी उठा रहा था। साथ ही उसने बताया कि काजुकी जैसी बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं बना पा रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट के लिए ऐसे लोग सिर्फ टेस्ट करने के काम आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो लोग काजुकी जैसे हजारों लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। घर वापस आने पर यू का स्वागत ओमी ने किया, जिसने उसके लिए करी बनाई हुई थी। साथ ही वो उस रात बहुत ज्यादा खुश भी थी, क्योंकि उस रात एक ऐसा तारा टूटने वाला था जो कई 100 सालों में एक बार दिखता है। अगली सुबह जब यू स्कूल के लिए तैयार हुआ तो ओमी ने उसके हाथ में फिर से एग करी राइस का टिफिन पकड़ा दिया, जिसे देखते ही यू ने उसे आज से उसके टिफिन बनाने के लिए मना कर दिया। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसने बहाना दिया कि कैंटीन में जाकर खाना खाने से उसके नए नए दोस्त बनते हैं, तो फिर मैं ये एग करी राइस क्यों खाऊं भाई। ये सुनकर ओमी 1 मिनट के लिए उदास तो हुई, पर उसने फिर भी यू को टिफिन अपने साथ ले जाने को कहा। उसी दिन लंच टाइम में जाजिरो एक बार फिर अपनी शक्तियों की मदद से यू और अपने लिए करी राइस लेकर आया, पर इस सब में उसको हर बार की तरह फिर से काफी चोट आई थी। पर तभी उन्हें नाव का एक मैसेज आया जिसमें उसने उन दोनों को जल्द से जल्द स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में आने को कहा, क्योंकि उनके कोलैबोरेटर के पास उनके लिए एक नया मिशन था। मैसेज मिलते ही वो दोनों तुरंत ही ऑफिस पहुंच गए, जहां हर बार की तरह वो आदमी वहां आया और उसने मैप पर उंगली रखकर उन्हें उनके अगले मिशन के बारे में बताया और फिर वो बताकर वहां से चला गया। अरे भाई, ये आदमी ऐसा ही क्यों करता है यार। पर इस बार उनके शिकार के पास 2 अलग अलग शक्तियां थी, जिसकी मदद से वो आग को काबू करने के साथ साथ मुर्दों से भी बात कर सकती है। ये सुनते ही वो लोग काफी सरप्राइज हो गए और कोलैबोरेटर द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गए, जहां पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि एक आदमी टीवी स्टार उषा का पीछा कर रहा था। उषा का नाम सुनते ही यू को याद आता है कि उसकी बहन ओमी उसकी बहुत ही बड़ी फैन थी और वहीं दूसरी तरफ उषा का नाम सुनकर जाजिरो भी बहुत ज्यादा खुश हो गया। असल में जाजिरो उषा का बहुत बड़ा फैन था और वो उसे हर जगह फॉलो भी किया करता था। साथ ही उसका मानना था कि उन्हें उषा की कंपनी से बात करके उससे मिलना चाहिए, पर नाओ ये बात अच्छे से जानती थी कि कोई भी कंपनी उन्हें उषा से नहीं मिलने देगी और इसीलिए उसने आसपास में ढूंढना शुरू कर दिया। और तभी उसकी नजर पास ही में से गुजर रहे एक आदमी पर पड़ी, पर जैसे ही नाव उस आदमी के पास पहुंची तो वो आदमी नाव को बहुत जोर से मुक्का मारकर वहां से भागने लग गया। ये देखते ही यू ने उस आदमी के अंदर जाकर जाजिरो को उसे मारने का मौका दिया, जिसमें उस आदमी को बहुत ज्यादा चोट आई। इसके बाद नाव उसके पास पहुंची और उसने उस आदमी के सामने एक शर्त रखी, जिसके मुताबिक उस आदमी को पहले उन्हें उषा के बारे में बताना होगा और उसके बाद ही वो लोग उसके लिए एक एम्बुलेंस बुलाएंगे। जिस पर उस आदमी ने उन्हें बताया कि वो उषा का पीछा सिर्फ ट्योबा टीवी के कहने पर कर रहा था। ये सुनकर नाव ने तुरंत ही एक एम्बुलेंस बुलाकर उस आदमी को हॉस्पिटल भेज दिया। पर तभी एक लड़का उनके पास आया और उसने उनके वहां होने की वजह पूछी, जिस पर नाव ने जवाब दिया कि वो लोग वहां सिर्फ उषा को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में थी। ये सुनकर वो लड़का चौकन्ना हो गया। साथ ही वो जानना चाहता था कि आखिर उन लोगों ने उस आदमी को कैसे हराया था, जिस पर नाव ने उसे बताया कि उनके पास उषा की ही तरह जादुई शक्तियां थी। ये सुनते ही वो आदमी हैरान हो गया, पर उसे अभी भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए नाव ने उसे विश्वास दिलाने के लिए अपनी शक्ति का डेमो दिखाया, मतलब
मतलब कि इस्तेमाल करके दिखाया। उन तीनों की शक्तियों पर विश्वास होने के बाद वो लड़का उन्हें एक अंडरग्राउंड कमरे में लेकर गया जहां उषा और एक लड़का मौजूद था। उधर उषा को अपने सामने देखकर जाजीरो खुशी से पागल हो गया था, पर तभी नाओ ने उसे लात मारकर उषा से सवाल करना शुरू कर दिया, जहां उषा ने उसे बताया कि वो अक्सर अचानक से सो जाती थी और जब उसकी आंख खुलती थी तो वो किसी और जगह पर होती थी। ये सुनते ही नाओ समझ गई थी कि उषा के पास आत्माओं को अपने शरीर में रखने की शक्ति थी। उन लड़कों से बात करने पर नाओ को पता चला कि उषा की एक बड़ी बहन भी थी जो कुछ टाइम पहले ही एक कार एक्सीडेंट में चल बसी। लेकिन तभी अचानक से उषा का बर्ताव बदल गया और उसने उन लड़कों को अनजान लोगों से उसके बारे में बात करने के लिए गुस्सा करना शुरू कर दिया और उसने इस गुस्से में पूरे कमरे में आग लगा दी। पर तभी उसकी नजर अपने सामने पड़ी मार्शमैलो पर पड़ी, जिसके बाद वो अचानक से शांत हो गई। इसके बाद नाओ को उषा से बात करके पता चला कि असल में उसकी बहन मीशा भी उसके शरीर में आती थी, जिसके बाद वो अपनी आग की शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकती थी। नाओ जानना चाहती थी कि उषा के साथ वो दोनों लड़के कौन थे, जिस पर मीशा ने उन्हें बताया कि वो दोनों उसके बचपन के दोस्त थे। और जब नाओ ने उस आदमी का पीछा करने की वजह के बारे में पूछा तो उन लड़कों ने उसे बताया कि असल में उषा पिछले दिन शूट के बाद एक मोबाइल अपने साथ घर ले आई थी, जिसमें कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स के ऐसे मैसेजेस थे जो उसे जेल तक पहुंचा सकते थे। पर उनका मानना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो लोग वैसे भी उषा को इंडस्ट्री में आगे नहीं जाने देने वाले। ये सुनते ही मीशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने पूरे टीवी स्टेशन को आग लगाने की धमकी दी। पर नाओ ने उसे शांत कराते हुए उषा का ध्यान रखने के साथ साथ उसका बदला लेने का वादा भी किया, जिसके बाद उसने मीशा के दोनों दोस्तों को फायर प्रूफ कपड़े पहनाने को कहा। इसके बाद उन्होंने उस प्रोड्यूसर को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। पर जब वो उषा से मिलने के लिए आया तो उसने उसे डराना शुरू कर दिया और तभी उषा के अंदर मीशा की आत्मा आ गई और उसने एक ही बारी में 2 बॉडीगार्ड्स को आग लगा दी, जिसके बाद उसने एक बॉडीगार्ड के पैर में चाकू घुसा दिया और फिर उसने एक बॉडीगार्ड को उठाकर कोने में फेंक दिया। सब बॉडीगार्ड्स को हराने के बाद वो प्रोड्यूसर के पास आई और उसने दूर से ही प्रोड्यूसर को पीटना शुरू कर दिया। ये सब देखकर वो प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा डर गया था। तभी मीशा ने उससे उसका फोन वापस करते हुए उषा के करियर से दूर रहने को कहा। इधर वो प्रोड्यूसर इतना ज्यादा डर गया था कि वो अपना फोन मिलते ही वहां से भाग गया। असल में नाओ ने 2 बॉडीगार्ड्स की वजह मीशा के दोस्तों को फायर प्रूफ जैकेट पहनाकर भेज दिया था और दूसरी तरफ यू ने गार्ड के अंदर जाकर चाकू मारा था और जिसके बाद जाजीरो ने मीशा के इशारे पर आखिरी गार्ड को फेंका था। और जब मीशा प्रोड्यूसर के पास आई तो नाओ ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे पीटा था। उषा का बदला लेने के बाद नाओ ने मीशा के सामने उसकी बहन को ओशियन स्टार एकेडमी में एडमिशन लेने की बात कही। साथ ही उसने बताया कि जब एक बार उषा की शक्तियां चली जाएगी तो वो कभी वापस अपनी बहन के शरीर में नहीं आ पाएगी। मीशा को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी, पर हाँ उसके दोस्त को इस चीज से बहुत ज्यादा परेशानी थी और वो मीशा से अकेले में बात करना चाहता था। असल में उसे एक्सीडेंट में जिंदा बचने का अफसोस था, क्योंकि वो मीशा के साथ और ज्यादा घूमना चाहता था और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता था, पर कभी बोल नहीं पाया था। ये सुनकर मीशा को बहुत अच्छा लगा। बेटे मन में लड्डू फूटा। पर उसने अपने दोस्त को जिंदगी में आगे बढ़ने को कहा, जिसके बाद उषा ने आखिरकार स्टार ओशियन का हिस्सा बनने का फैसला किया। वापिस घर जाकर यू का स्वागत हर बार की तरह उसकी बहन ओमी ने किया, जो उसका खाना खाने के लिए इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद यू ने उसे बताया कि वो आज उषा से मिला था, जिसे सुनते ही ओमी की आंखों में चमक आ गई। और जब यू ने उसे बताया कि वो उनके स्कूल में ही आने वाली थी तो ये बात सुनकर ओमी उससे मिलने के लिए और ज्यादा उतावली हो गई। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले ओमी ने यू के लिए टोस्ट बनाए थे, जिसके ऊपर उसने अपनी खानदानी पिज्जा सॉस भी डाली हुई थी। किसी तरह से उन टोस्ट को खत्म करके यू स्कूल चला गया, जहां उसकी मुलाकात जाजीरो से हुई। पूरे स्कूल में उषा के आने की बात फैल गई थी और सभी लड़के उसे देखने के लिए भाई बेचैन थे। थोड़ी देर बाद ही उनकी क्लास टीचर उषा को लेकर आए, जिसे देखते ही सबने शोर मचाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो क्लासरूम एक डांस पार्टी बन गया था। टीचर ने किसी तरह से सभी बच्चों को शांत करवाया, जिसके बाद उषा ने खुद के बारे में बताते हुए बताया कि वो अक्सर अपने काम की वजह से बाहर ही रहेगी, पर वो उन सभी के साथ अपनी स्कूल लाइफ बिताने के लिए भी उत्सुक थी। उषा की सीट नाव के साथ में थी, जहां सभी बच्चों ने उषा को घेर लिया था और तभी नाव के पास उनके कोलैबोरेटर का मैसेज आया और उसने उषा को भी उनके साथ आने को कहा, जहां हर बार की तरह उस गीले बाल वाले आदमी ने आकर मैप पर एक जगह को मार्क किया और इस बार उस आदमी के पास टेलीकाइनेसिस की शक्ति थी। पर इस बार नाव उनके शिकार को पहले से ही जानती थी और इसके बाद नाव ने उनके सामने कुछ मैगजीन्स रखी, जिसमें एरुल नाम के एक बेसबॉल प्लेयर के बारे में लिखा हुआ था। इसके बाद नाव ने उन्हें एरुल की कुछ वीडियोस दिखाई, जिसमें वो बॉल ठीक तरीके से नहीं पकड़ पा रहा था। नाव के मुताबिक एरुल बॉल फेंकने के बाद अपनी शक्तियों से उसे काबू करता था। बस फिर क्या था, इसके बाद वो सभी सीधा कैनाओ एकेडमी गए, जहां एरुल प्रैक्टिस किया करता था। एरुल से मिलते ही नाव ने उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बंद करने को कहा, क्योंकि उसके मुताबिक लीग तक पहुंचने के बाद जल्द ही उसकी शक्तियां खत्म हो जाएगी और उसके बाद गंदा खेलने की वजह से उसे टीम से निकाल दिया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो उसका पूरा करियर खत्म हो सकता था। फिनिश। एरुल को उनकी बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए नाव ने उसे अपनी शक्तियां दिखाई और तभी मीशा ने वहां आकर उसे आग जलाकर दिखाई। यू ने किसी तरह से मीशा को शांत करने की कोशिश करी, शांत शांत शांत, और इससे गुस्सा होकर मीशा ने जमीन पर थूक दिया। आग थू,
जिसे जाजीरो बड़ी गौर से देखने लग गया। पर तभी उसे एहसास हुआ कि ये मीशा ने थूका था या उषा ने। तभी नाओ ने एरुल को स्टार ओशियन एकेडमी के साथ एक मैच के लिए चैलेंज किया, जिसकी शर्त थी कि अगर स्टार ओशियन जीत गई तो एरुल अपनी कभी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा, और अगर एरुल की टीम जीत गई तो नाओ कभी भी उसे वापस परेशान नहीं करेगी। बस ये सुनते ही एरुल तुरंत ही इसके लिए तैयार हो गया, जिसके बाद उन्होंने अगले संडे मिलने का फैसला किया। वापिस जाते वक्त यू ये जानना चाहता था कि क्या उनके पास कोई ऐसा खिलाड़ी था जो एरुल की शक्तियों का मुकाबला कर सके, जिस पर नाओ ने उसे बताया कि वो लोग खुद भी टीम में खेलेंगे ताकि वो यू की शक्ति का इस्तेमाल कर सके। और फिर आया वो दिन। अगले संडे मैच शुरू होते ही दोनों टीमों ने पूरी ताकत से खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो दोनों टीम्स बराबरी पर थी, पर जल्द ही एरुल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये देखकर नाओ को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी ही टीम के पिचर पर चिल्लाना शुरू कर दिया, आ! जिसके बाद उन दोनों में बहस शुरू हो गई। पर जब भी कोई नाओ से बहस करता था तो नाओ अपनी मदद के लिए उषा को बुला लेती थी, जो अपनी अदाओं से हर लड़के को शांत कर देती थी। मैच के दौरान नाओ को एहसास हुआ कि एरुल के अलावा उनकी टीम का कैचर भी बहुत ज्यादा अच्छा खिलाड़ी था और वो बिना किसी शक्ति के एरुल की सभी बॉल्स को पकड़ लेता था। थोड़ी देर बाद मैच अपने अंतिम चरण में पहुंच गया था और आखिरकार अब नाओ ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके बाद उसने यू को उनके बैटर के अंदर जाकर खेलने को कहा, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सामने वाली टीम के कैचर ने बॉल को पकड़कर बेस कर लिया था। फिर इसके बाद जाजीरो की बैटिंग आई और नाओ ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे सिर्फ बॉल को छूकर अपनी शक्ति की मदद से रन भागना था, और जाजीरो ने कुछ करा भी ऐसा ही। बॉल को छूते ही वो इतनी तेज रफ्तार से भागा कि उसका मुंह सीधा बेस पर जाकर लगा। इसके बाद नाओ और मीशा ने भी बॉल को मारकर पॉइंट बना लिया था, जिसके बाद आखिरी रन बनाने की बारी यू पर थी। और जब उसने नाओ से इसके बारे में पूछा तो उसने यू को जिंदगी में बस एक बार ईमानदारी से खेलने को कहा, लेकिन इस बार एरुल ने फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके यू से बॉल मिस करा दी। पर उसकी बॉल इतनी तेज थी कि उनकी टीम का कैचर भी उसे नहीं पकड़ पाया, जिसका फायदा उठाकर यू और मीशा ने बेस पूरा कर दिया और आखिरकार स्टार ओशियन एकेडमी मैच जीत गई। ईमानदारी से खेलने के बाद यू काफी खुश था। तभी वो सब लोग एरुल से मिलने के लिए आए और शर्त के मुताबिक उसने वापस कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करने का वादा किया। साथ ही उसने बताया कि वो बहुत ही मामूली सा खिलाड़ी था, पर उस टीम का कैचर और उसका दोस्त तिकाडो एक बेहतरीन खिलाड़ी था जो बड़ी लीग्स में खेलने की काबिलियत भी रखते थे। पर उसका दोस्त होने की वजह से उसने एरुल के साथ रहने का फैसला किया था और इसलिए एरुल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तिगाड़ो के साथ बड़ी लीग्स तक पहुंचना चाहता था। ये सुनकर नाओ ने उसे अपनी दोस्त को सपोर्ट करने का सुझाव दिया और उसे अपनी दोस्त की कामयाबी से खुश होने को कहा। इसके बाद नाओ ने यू को एक बार फिर एरुल के शरीर में जाने को कहा और जब वो 5 सेकंड बाद वापस आया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नाओ ने ऐसा क्यों किया था, लेकिन नाओ ने उसे इसके जवाब के लिए इंतजार करने को कहा। वापस घर पहुंचकर यू अपनी बहन से मिला जो उषा के नए सॉन्ग के ऐलान को लेकर काफी खुश थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक आम दिन के दौरान, मतलब कि नॉर्मल दिन के दौरान, उषा को सभी लोगों ने मधुमक्खियों की तरह घेरा हुआ था और वहीं दूसरी तरफ नाओ चुपचाप अकेले बैठकर अपने गाने सुन रही थी। पर तभी कुछ लड़कियां उसके पास आई और उसे अपने साथ क्लास से बाहर ले गई। यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने उनका पीछा करने का फैसला किया और थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि उन लड़कियों ने नाओ को घेरा हुआ था और फिर उन्होंने नाओ को पीटना शुरू कर दिया। बाप रे बाप! और जब उनका मन भर गया तो वो सभी वहां से चली गई। बताओ भाई, मारकर चले गए। यू को बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसने नाओ से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि असल में किसी को भी उसके पहली बार मिलने पर लड़ने का तरीका पसंद नहीं था और इसीलिए समय समय पर लोग उससे अपनी भड़ास निकालते रहते थे। ये सुनते ही यू को नाओ के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आई और वो समझ गया था कि आखिर नाओ क्या कहना चाहती थी, पर उसके मुताबिक ये सब फिर भी गलत था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नाओ अपने लिए क्यों नहीं लड़ती। इस पर नाओ का कहना था कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी उसकी नजर अपने कोलैबोरेटर के मैसेज पर पड़ी और उसने तुरंत ही सबको अपने ऑफिस में इकट्ठा होने को कहा। उषा की नजर नाओ के चोटिल चेहरे पर पड़ी और मीशा के मुताबिक उन्हें इसका बदला लेना चाहिए था, पर नाओ ने उसे इसके लिए भी मना कर दिया। तभी उस गीले बाल वाले आदमी ने वहां आकर इस बार कुछ पहाड़ों की तरफ इशारा किया और उसके मुताबिक इस बार उनके शिकार के पास हवा में उड़ने की शक्ति थी और इस बार भी नाओ इस शिकार के बारे में पहले से ही जानती थी। नाओ ने तुरंत ही उन सबके सामने कुछ अखबार रखे जिसमें पहाड़ों के ऊपर एक अनजान सी चीज उड़ती हुई देखी गई थी और उसके मुताबिक यही आदमी उनका अगला शिकार था। अभी तक सिर्फ कुछ ही लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, पर नाओ का मानना था कि यह बात जल्द ही आसपास के लोगों तक भी पहुंचने वाली थी, इसलिए उनके पास समय बहुत कम था। नाओ ने तुरंत ही सभी लोगों को एक ट्रिप के लिए तैयार होने को कहा, जिसके बाद वो लोग सामान खरीदने के लिए एक दुकान में गए जहां हर बार की तरह नाओ और यू चीजों को लेकर बहस कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ उषा और जाजीरो का मानना था कि वो दोनों एक प्यारे से कपल की तरह लगते थे। कुछ 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 कुछ। पर तभी जाजीरो को एहसास हुआ कि उसने पहली बार उषा के साथ अकेले में बात करी थी और वो अपनी इस खुशी को हजम नहीं कर पा रहा था। इसके बाद वो सभी लोग उन पहाड़ों पर गए और फैसला किया गया था कि लड़के टेंट का काम संभालेंगे और वहीं दूसरी तरफ दोनों लड़कियां खाने पीने का प्रबंध करेगी। ये सुनते ही यू का सवाल था कि क्या वो लोग पूरी रात वहां रुकने वाले थे, जिस पर नाओ ने उसे बताया कि उन्हें तब तक वहां रुकना था जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाएगा।
इसके बाद वो लोग मैगजीन की मदद से उस जगह पर पहुंचे और लड़कों ने टेंट लगाना शुरू कर दिया। पर तभी अचानक यू का पैर एक गहरे गड्ढे में चला गया और उसने किसी तरह से खुद को संभाला। नाओ ये देखकर काफी हंस रही थी। इसके बाद उन सभी ने खाना बनाकर और एक दूसरे से बातें करके अपना समय गुजारा। रात हो चुकी थी और नाव कहीं भी नहीं दिख रही थी और जब उसे ढूंढते ढूंढते यू किनारे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नाव वहां पर बैठकर गाना सुन रही थी। इसके बाद यू भी उसके साथ जाकर बैठ गया और उसे यह जानना था कि आखिर नाव हर वक्त कौन सा गाना सुनती है। जिस पर नाव ने उसे बताया कि यह हिंद नाम का एक रॉक बैंड था जो उसके भाई का सबसे फेवरेट बैंड था, जिसे वो पागल होने से पहले हर रोज सुना करता था। इसके बाद नाव ने यू को भी ये गाना सुनने को कहा और जैसे ही उसने अपने कान में हेडफोन्स लगाए तो उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी और ही जगह पर पहुंच गया हो। यू को भी ये बैंड काफी पसंद आया और इसीलिए नाव ने उसे अपना म्यूजिक प्लेयर तोहफे के रूप में दे दिया और साथ ही उसने बताया कि इस बैंड की लीड सिंगर अंधी थी और इसीलिए उसके गानों में इतनी गहराई हुआ करती थी। यू ने पहली बार नाव का ये रूप देखा था और उसे उसका ये रूप काफी ज्यादा पसंद आया था। साथ ही उसने बताया कि फिलहाल वो यू जैसे धोखेबाज की वीडियो बनाती थी पर एक दिन वो जय हिंद के लिए म्यूजिक वीडियो बनाना चाहती है। इसके बाद वो दोनों वापस टेंट के पास चले गए जहां नाव ने उन्हें बताया कि वो सभी बारी बारी 4 घंटे के लिए नजर रखेंगे और सबसे पहले सोने की बारी लड़कों की थी। जिसके बाद जाजीरो और यू दोनों टेंट में सोने चले गए जहां रात को सोते समय एक बार फिर यू को ऐसा सपना आया जिसमें ओमी के साथ साथ उसका एक और भाई भी था पर उसे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। उनका अगला दिन भी ऐसे ही बीत गया पर अभी भी उनके पास उस आदमी का कोई सुराग नहीं था और वहीं दूसरी तरफ यू अब वापस घर जाना चाहता था क्योंकि ओमी उसका इंतजार कर रही थी पर नाव उसे वापस घर नहीं जाने दे सकती थी और उसका मानना था कि अगले दिन उनका काम खत्म हो जाएगा। अगले दिन खाना बनाते वक्त उनका सामना एक लड़के से हुआ जिसने उनसे उनके वहां पर होने की वजह पूछी। जिस पर नाव ने उसे बताया कि वो लोग एक स्कूल से वहां पर कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर आए थे। ये सुनकर लड़के को काफी गुस्सा आया और उसने उन सभी को पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी दी पर नाव के मुताबिक अगर वो ऐसा करेगा तो पुलिस उनके साथ साथ उसे भी लेकर चली जाएगी क्योंकि वो पहाड़ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और वो वहां पर ऐसे नहीं घूम सकता था। नाव की ये बात सुनकर उस लड़के ने खुद का बचाव करने की कोशिश तो करी पर तभी नाव ने सीधा उसकी शक्तियों के बारे में बात करी जिसे सुनकर वो काफी हैरान हो गया और उसने तुरंत ही वहां से जाने की कोशिश करी पर तभी नाव ने उसे बताया कि उसके कैमरे में उसकी वीडियोस भी थी और साथ ही वो जानती थी कि वो यहां आकर अपनी प्रैक्टिस करता था ताकि उसके ऊपर किसी की नजर ना पड़े। ये सुनते ही वो लड़का काफी घबरा गया और उसने तुरंत ही छलांग लगाकर नाव से कैमरा छीनने की कोशिश करी पर तभी वो सीधा उसी गड्ढे में गिर गया जिसमें यू का पैर फिसला था। असल में नाव ने उस गड्ढे को ढककर ये जाल बनाया था। गड्ढे में गिरने की वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया और बाहर आते ही उसने नाव पर हमला कर दिया। इधर नाव और वो लड़का आपस में लड़ रहे थे और उधर यू लगातार जाजीरो को कुछ करने को कह रहा था पर जाजीरो के मुताबिक वो अभी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि नाव उस लड़के के काफी करीब थी और जैसे ही कैमरा उस लड़के के हाथ में आया तो वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हवा में उड़ गया। तभी यू ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और जब उसकी आंख खुली तो वो आसमान में था। यू जानता था कि अगर वो सीधा नीचे गिरा तो वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए उसने किसी तरह से उस लड़के की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी रफ्तार कम कर दी और जब 5 सेकंड के बाद उस लड़के की आंख खुली तो वो कुछ मामूली चोटों के साथ जमीन पर लेटा हुआ था। तभी नाव ने उसे समझाया कि एक दिन उसकी ये शक्तियां खत्म हो जाएगी और हो सकता था कि ये शक्तियां तब खत्म हो जब वो ऐसे ही आसमान में उड़ रहा हो। साथ ही ऐसा करके वो खुद को साइंटिस्ट की नजर में ला रहा था जो उसका फायदा उठाने के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। इसके बाद उस लड़के ने अपना नाम सीधो बताया और उसके मुताबिक उसे लगता था कि वो इकलौता इंसान था जिस पर शक्तियां थी और उसका सपना था कि वो अपने आप को द ग्रेट हीरो के नाम से फेमस कर सके। उसकी ये बात सुनकर उन सभी को उसके ऊपर तरस आ रहा था। इसके बाद वो सभी वापस अपने घर चले गए जहां ओमी यू से काफी नाराज थी पर उसने फिर भी बड़े प्यार से उसके लिए न्यूडल्स बनाए जिनमें ओमी ने पिज्जा सॉस नहीं डाली थी, जिसे देखकर यू काफी खुश था। और जब उसने ओमी से इसके बारे में पूछा तो उसने उसे बताया कि असल में उनके घर में पिज्जा सॉस खत्म हो गई थी और हॉस्टल गार्ड ने उसे अकेले मार्केट भी नहीं जाने दिया। इसके बाद ओमी ने उसे अपनी क्लास के एक लड़के के बारे में बताया जो ओमी के साथ बाहर घूमना चाहता था पर ओमी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। यू ये बात सुनकर काफी हैरान था और उसने ओमी को उस लड़के के साथ बाहर जाने का सुझाव दिया पर तभी अचानक से ओमी की तबीयत बिगड़ने लगी जिसकी जांच करने पर पता लगा कि असल में ओमी को थोड़ा सा बुखार था। जिसके बाद यू ने तुरंत ही उसे दवाई देकर सोने के लिए भेज दिया लेकिन अगली सुबह भी ओमी का बुखार उतरा नहीं था और इसीलिए यू ने उसे घर पर ही रुककर आराम करने को कहा और वो खुद स्कूल चला गया जहां कोलैबोरेटर ने उन्हें बताया कि इस बार उनका शिकार उन्हीं के हॉस्टल्स में था और उसके पास कोलैप्स नाम की एक खतरनाक शक्ति थी। उनमें से किसी को भी इस शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता था और वही नाव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका शिकार स्कूल की बजाय हॉस्टल में क्या कर रहा था। पर उसके मुताबिक ये कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता था जिसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो और उसकी ये बात सुनते ही यू के चेहरे का रंग उड़ गया जिसे नाव ने बड़ी आसानी से पकड़ लिया। जिसके बाद सवाल करने पर यू ने उसे अपनी बहन ओमी के बारे में बताया। नाव के मुताबिक अक्सर भाई बहनों के अंदर अलग अलग समय पर शक्तियां आ सकती थी और इसीलिए उन्हें जाकर ओमी से मिलना चाहिए था पर यू का मानना था कि जाजीरो से मिलकर ओमी घबरा सकती थी और इसीलिए नाव ने जाजीरो को शीशे के पास जाकर
जाकर बाहर खड़े जिराफ को देखने को कहा और जैसे ही वो शीशे के पास पहुंचा तो नाव ने पीछे से लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया, जिसके बाद उसने जाजीरो के लिए एक एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल भेज दिया। ये सब देखकर उषा और यू दोनों ही काफी हैरान थे। इसके बाद वो सभी यू के घर की तरफ निकल गए, जहां रास्ते में यू ने उन्हें एक साथ डिनर करने का सुझाव दिया। असल में यू को लगता था कि नाव हमेशा ही अकेली रहती थी और वही दूसरी तरफ मीशा की मौत के बाद उषा भी एकदम अकेली थी और इसीलिए उसने उन दोनों को अपने घर में एक साथ डिनर करने को बोला। जिसके बाद वो सभी मार्केट से कुछ सामान खरीदने के लिए गए, जहां पर उषा ने काफी महंगा महंगा सामान खरीदा, जिसका दाम देखकर यू हैरान था। घर जाने से पहले यू ने उषा को अपना चेहरा छुपाने को कहा, क्योंकि वो जानता था कि ओमी उषा को देखते ही खुशी से पागल हो जाएगी और उसकी इसी खुशी में उसकी नाक से खून आने लग जाएगा। ये कैसी खुशी हुई भाई। उषा ने भी उसकी बात मानते हुए एक मास्क लगा लिया। घर के अंदर आकर उन्होंने देखा कि ओमी के कुछ दोस्त पहले से ही वहां पर मौजूद थे, जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड मूसा, कामिची और आकुरा शामिल थे और ये वही लड़का था जिसने ओमी को घूमने जाने के लिए पूछा था। ओमी के दोस्तों के जाने के बाद नाव उस कमरे के अंदर आई और अभी वो ओमी से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से उषा वहां आ गई, जिसे ओमी ने तुरंत ही पहचान लिया और खुशी के मारे उसकी नाक से खून निकलने लग गया। ओमी के खून को रोकने के बाद उन सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया, जिसके तुरंत बाद उषा को अपने काम के सिलसिले में वहां से जाना पड़ गया। नाव ने वहीं रुककर बर्तन धोने में यू की मदद करी, जिसे देखकर ओमी को लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर सवाल पूछने पर उन दोनों ने ही इससे मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने ओमी को दवाई देकर सोने को कहा, पर ओमी पिछली रात आए बुरे सपने की वजह से सोना नहीं चाहती थी, इसलिए नाव ने यू को ओमी के सपने के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने को कहा, ताकि वो लोग ओमी की शक्तियों के बारे में ठीक से जान सके। नाव के जाने के बाद जब यू ने ओमी से उसके सपने के बारे में पूछा तो उसने उसे बताया कि सपने में उसके आसपास की सभी चीजें टूट रही थी, यहां तक कि उसके पैरों के नीचे की जमीन पर दरारें पड़ रही थी। अगली सुबह जब यू ने इसके बारे में सबको बताया तो नाव के मुताबिक ये एक बहुत ही खतरनाक शक्ति हो सकती थी और इसीलिए उन्हें ओमी की सुरक्षा के लिए उसे हॉस्टल में ही रखना चाहिए था। अगली सुबह भी ओमी का बुखार कम नहीं हो रहा था और इसीलिए यू ने उसे घर पर ही रुकने को कहा, पर ओमी किसी भी हाल में स्कूल जाना चाहती थी और इसीलिए यू के जाने के बाद वो चुपचाप तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। उधर यू जाजीरो के साथ हर रोज की तरह अपना लंच कर रहा था और तभी नाव ने उसे तुरंत ही स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में आने को कहा, जहां उसने यू को ओमी के स्कूल आने की खबर दी, जिसे सुनते ही यू काफी ज्यादा घबरा गया और वो सभी तुरंत ही उसके स्कूल की तरफ भागे। उधर ओमी अपने स्कूल में घूम रही थी कि तभी अचानक से ओकारा ने उसे एक बार फिर से साथ घूमने चलने को कहा, पर तभी मूसा ने बीच में आकर उसे धक्का दे दिया, जिसका फायदा उठाकर ओमी वहां से भाग गई। पर तभी उसका सामना कामिची से हुआ, जिसने उसे बताया कि असल में उसे ओमी से बहुत ज्यादा जलन होती थी, क्योंकि वो हमेशा से ओकारा के साथ घूमना चाहती थी, पर ओमी के स्कूल में आने के बाद से ओकारा सिर्फ उसके पीछे ही घूमता रहता था। इसके बाद उसने ओमी पर हमला करने के लिए कटर निकाला, जिसे देखते ही ओमी छत की तरफ भागने लग गई, पर बदकिस्मती से उस दिन छत का दरवाजा बंद था और अब उसके पास बचने का कोई चारा नहीं था और इसी वजह से ओमी इतना ज्यादा डर गई थी कि अचानक से उसके अंदर की शक्तियां बाहर आ गई, जिसकी वजह से आसपास की पूरी इमारतें नीचे गिरने लगी, जिसमें कमाची तो बच गई थी, पर वहीं दूसरी तरफ सारा मलबा ओमी के ऊपर गिर गया था और उधर यू और उसके साथी पूरी रफ्तार से स्कूल की तरफ भाग रहे थे। पर तभी उनकी नजर नीचे गिरती हुई इमारत की तरफ पड़ी और जब यू ने वहां पहुंचकर मलबा हटाकर देखा तो उसके सामने उसकी बहन बेहोश हालत में पड़ी हुई थी और उसी वक्त एक बड़ा सा पत्थर यू के ऊपर भी गिर गया। अस्पताल में इलाज के बाद जब यू को होश आया तो उसने सबसे पहले अपनी बहन के बारे में पूछा, जिस पर डॉक्टर ने उसे बताया कि इस हादसे में ओमी की मौत हो गई थी और यह बात सुनकर यू बहुत गहरे सदमे में चला गया। ओमी के अंतिम संस्कार के बाद जब वो वापस अपने घर गया तो उसे चारों तरफ ओमी और उसके पिज्जा सॉस की कमी महसूस हो रही थी और उसे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि वो कभी भी ओमी को यह नहीं बता पाया था कि आखिर वो अपनी बहन से कितना ज्यादा प्यार करता था। उस दिन यू रोते रोते ही सो गया और जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसे काफी भूख लग रही थी, पर अब उसके पास खाना बनाने के लिए ओमी नहीं थी और जब उसने फ्रिज खोला तो उसमें कुछ कप नूडल्स के पड़े हुए थे और अगला पूरा महीना यू ने अपने घर में टीवी देखते हुए उन्हीं कप नूडल्स को खाकर बिता दिया और अब उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची थी। इस दौरान जाजीरो और उषा कई बार उससे मिलने के लिए आए, पर उसने कभी भी उनके लिए दरवाजा नहीं खोला। मीशा ने कई बार दरवाजा तोड़ने का सोचा, पर वो किसी अपने को खोने का दुख अच्छी तरह से समझ सकती थी। ऐसे ही कई और दिन बीत गए, पर यू अभी भी अपने कमरे में ही बंद था, इसलिए उन्होंने उसके पहले प्यार यूमी को भी उससे मिलने के लिए भेजा, पर यू ने एक बार भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और उसने यूमी से सिर्फ मार्केट जाकर कुछ और कप नूडल्स लाने को कहा, पर यूमी ने उसे भी अपने साथ चलने को कहा, जिसे सुनकर यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने यूमी को वहां से जाने को कहा, चली जा यहां से। जिसके बाद वो एक बार फिर अकेला हो गया, पर अब उसका खाना खत्म हो रहा था और इसलिए उसने बाहर जाकर कप नूडल्स खरीदने का फैसला किया। पर तभी उसकी नजर उसके कमरे के बाहर खड़े रूम मास्टर और 2 गार्ड्स पर पड़ी और वो जानता था कि वो लोग उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने आए थे, इसलिए उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक गार्ड के शरीर में घुसकर दूसरे गार्ड को पीट दिया, जिसके बाद वो चुपचाप वहां से निकल गया। इसके बाद उसने सबसे पहले अपने बैंक से सारे पैसे निकाले और फिर स्कूल से कहीं दूर जाकर रहने का फैसला किया और आखिरकार उसने एक कैफे में रहना शुरू कर दिया।
कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद वो काफी ज्यादा बोर हो गया था और इसीलिए उसने बाहर घूमने जाने का फैसला किया, जहां उसने स्वीट लंगर नाम की एक डिश खाई, जिसे खाने के बाद उसकी नजर एक वीडियो गेम पर पड़ी। यू ने एक बार उस गेम को खेलने का फैसला किया, पर पहली बारी में वो गेम उसे इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि वो अगले कुछ दिनों तक सिर्फ स्वीट लंगर्स खाकर वही गेम खेलता रहा। वो उस गेम का इतना शौकीन हो गया था कि जब एक दिन दो लड़के उस गेम पर ज्यादा समय बिता रहे थे तो यू की उनके साथ बहस हो गई, जिसके बाद वो उसे एक सुनसान ब्रिज के नीचे ले गए, जहां उनका प्लान यू को पीटने का था। पर यू ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन सभी को बड़ी आसानी से पीट दिया। कुछ दिनों बाद एक गुंडे ने फिर से यू का रास्ता रोक लिया। असल में उस गुंडे को यू द्वारा की गई उन लड़कों की पिटाई के बारे में पता था और अब वो यू के ऊपर अपना जोर दिखाना चाहता था, लेकिन यू को फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से उस गैंग के सभी आदमियों को हरा दिया और आखिर में उसने उस गुंडे को एक आंख फोड़ने की धमकी दी, जिससे वो गुंडा बहुत ज्यादा डर गया था। और उस दिन के बाद से यू ने एक एक करके नाजायज लड़ाइयां करना शुरू कर दिया। वो अपनी शक्ति की मदद से बड़ी ही आसानी से सभी को हरा देता था और ऐसे ही एक लड़ाई के दौरान उसे एक आदमी की जेब से एक ड्रग मिला, चरस मिली थी भाई को। यू को इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी और इसीलिए उसने उसे एक बार फूंक कर देखने का फैसला किया, पर तभी अचानक से उसके मुंह पर एक जोरदार लात पड़ी और यह लात किसी और की नहीं बल्कि नाव की ही थी। इसके बाद नाव ने उसके सामने आकर उसे बताया कि वो किसी भी हाल में उसे इतना नीचे नहीं गिरने दे सकती थी। और जब यू ने उससे पूछा कि आखिर वो कब से वहां खड़ी थी, तो नाव ने उसे बताया कि वो ओमी की मौत के बाद से ही यू के साथ थी। वो उसके साथ उसके घर पर भी रह रही थी और उसी दिन के बाद से वो हमेशा यू के साथ थी। जहां जहां यू जाता था नाव हमेशा उसके साथ होती थी। असल में नाव का मानना था कि ओमी की मौत में उसकी गलती थी, क्योंकि उसने ओमी का ठीक से ध्यान नहीं रखा था, पर फिर भी वो यू को किसी भी हाल में नशे तक गिरने नहीं दे सकती थी। उसकी बात सुनने के बाद यू को थोड़ा सा होश आया और उसने नाव से पूछा कि आखिर वो करे तो करे क्या। जिसके बाद नाव ने किसी को फोन किया और फिर यू को उसके साथ अच्छा खाना खाने के लिए चलने को कहा, पर यू इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए नाव ने उसके सामने एक शर्त रखी, जिसके मुताबिक यू को उसके साथ चलकर सिर्फ एक बाइट खाना खाना था, जिसके बाद नाव कभी वापस उसे परेशान नहीं करेगी। आखिरकार यू तैयार हो गया, जिसके बाद वो लोग जाजीरो के घर गए, जो उस रात के लिए बिल्कुल खाली था। नाव ने यू को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा और वो खुद किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद जब यू की आंख खुली तो उसकी आंखों के सामने वही पिज्जा सॉस वाले एग राइस थे, जिसे खाते ही यू को एहसास हुआ कि ये ठीक उसकी मां के हाथ जैसे स्वाद कर रहे थे। जिस पर नाव ने उसे बताया कि उसने ओमी की डायरी से उसकी मां की रेसिपी ली थी, जिसका मतलब यह था कि ओमी हमेशा से यू के लिए उसकी मां जैसे एग राइस बनाना चाहती थी। उसकी ये बात सुनते ही यू को उस आखिरी टिफिन की याद आ गई और वो फिर से रोने लग गया। वो जानता था कि ये वो आखिरी एग राइस थे जो उसकी बहन ने बनाए थे और इसलिए वो रोते रोते पूरी प्लेट खा गया। खाना खत्म करने के बाद यू ने नाव से पूछा कि आखिर वो अब आगे क्या करे, जिस पर नाव ने जवाब दिया कि उसे वापस अब स्कूल आना शुरू करना चाहिए। पर यू ने उसे याद दिलाया कि उसकी शर्त के मुताबिक वो अब नहीं मिल सकते थे, जिस पर नाव ने उसे बताया कि शर्त एक बाइट की लगी थी, पर यू ने तो पूरी प्लेट खत्म कर दी थी, जिसका मतलब था कि वो नाव से दूर नहीं होना चाहता था। जिसके बाद उसने नाव का धन्यवाद करते हुए वापस से स्कूल आने का वादा किया। अगली सुबह यू एक बार फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार था और स्कूल जाने से पहले उसने ओमी की तस्वीर को अलविदा कहा। स्कूल पहुंचते ही उसका स्वागत उषा ने किया, जिसे देखकर आसपास के सभी लड़के तो बहुत जल रहे थे और वहीं यू को यह सब देखकर काफी मजा आ रहा था। लंच टाइम में वो जाजीरो के साथ ठीक पहले की तरह कैंटीन में गया। सभी लोग यू को खुश करने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे, जिसे देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा था। तभी उन्हें नाव का एक मैसेज आया, जिसे देखते ही उन्हें लगा कि शायद अब उनके पास एक और नया मिशन था। जैसे ही वो दोनों स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि असल में वो मैसेज नाव ने नहीं बल्कि उषा ने करा था, क्योंकि वो अपने नए गाने को लेकर उनके विचार जानना चाहती थी। ये सुनते ही जाजीरो की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। जिसके बाद उन सभी ने बैठकर उषा की नई म्यूजिक वीडियो देखी और जब उषा ने उन सभी से उनके विचार पूछे तो भाई जाजीरो को तो वो वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई। पर वही नाव ने उसे सिर्फ 10 में से 8 नंबर दिए, क्योंकि उसके मुताबिक उषा काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही थी। 50 रुपए काट इसके ओवर एक्टिंग के। ये सब खत्म करने के बाद नाव ने उन्हें वहां बुलाने की असली वजह बताई। असल में नाव के पास जय हिंद बैंड के कॉन्सर्ट्स की 2 टिकट्स थी भाई, 2, और वो चाहती थी कि उनमें से कोई भी एक उसके साथ कॉन्सर्ट पर चले। लेकिन उषा और जाजीरो को उस तरह के गाने बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए आखिर में यू ने ही नाव के साथ कॉन्सर्ट में जाने का फैसला किया। उस शाम वापस घर जाते वक्त उसकी मुलाकात लाल बाल वाली एक अंधी लड़की से हुई और जैसे ही वो कुछ बोलती हुई उसके पास से गुजरी तो यू को तुरंत ही नाव द्वारा सुनाया गया वो गाना याद आया। जैसे ही यू ने उस लड़की से पूछा कि क्या वो वही जय हिंद बैंड की फेमस सिंगर थी, तो उस लड़की ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उससे मधुयानी नाम की एक खास डिश खिलाने की रिक्वेस्ट करी। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद यू इसके लिए तैयार हो गया, जिसके बाद वो उस लड़की को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया जहां उसने अपने लिए भी एक मधुयानी ऑर्डर कर दी। पर इस सब के बीच उसे ओमी को फोन करके बताने की याद आ रही थी, जिस वजह से वो काफी उदास हो गया और उसकी ये उदासी उस लड़की ने बड़ी ही आसानी से पकड़ ली और उसने तुरंत ही यू को बताया कि वो वही फेमस सिंगर शैला शीन थी और साथ ही उसने यू से उसकी उदासी की वजह भी पूछी। इसके बाद वो लोग एक पार्क में गए जहां यू ने उसे ओमी की मौत की पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर शैला का मानना था कि किसी खास इंसान ने यू को इस सदमे से बाहर आने में मदद करी होगी। और उसकी ये बात सुनकर यू के दिमाग में सिर्फ नाव का नाम आ रहा था और तभी उसे उसके भाई काजुकी के बारे में याद आया और उसने शैला से एक एहसान मांगा। इसके बाद उसने शैला को काजुकी के बारे में बताया और वो चाहता था कि एक बार अस्पताल में जाकर वो उससे मिले, जिसके लिए वो बड़ी आसानी से तैयार हो गई। अस्पताल में जाने
से पहले यू ने नाव को फोन करके इस बारे में बताया और साथ ही वो चाहता था कि नाव भी उनके साथ चले, पर नाव का कहना था कि उसे स्टार्स से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे सिर्फ शला के गाने सुनना पसंद थे और कुछ नहीं भाई। अस्पताल जाते वक्त शला ने यू को अपनी कहानी बताई कि कैसे उसे भी जिंदगी में कितनी परेशानियों और धोखों का सामना करना पड़ा था और एक वक्त के बाद उसे अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए अपनी आंखें तक गंवानी पड़ी थी। इसके बाद अस्पताल पहुंचकर शला ने काजुकी के लिए गाना भी गाया, जिसे सुनकर उसकी थोड़ी सी याददाश्त वापस आने लगी और अब उसे अपनी बहन नाव का नाम याद आ गया था। अस्पताल से निकलने के थोड़ी देर बाद ही शला का मैनेजर उसे जबरदस्ती वापस घर ले गया, क्योंकि भाई स्टार को ऐसे घूमने फिरने नहीं देते ना। और इधर अपने घर जाते हुए यू ने नाव को फोन करके काजुकी के बारे में बताया, लेकिन नाव को यह बात पहले से ही पता थी, क्योंकि अस्पताल ने तुरंत ही उसे फोन करके सारी बात बता दी थी, जिसके बाद वो खुद अपने भाई से मिलने गई थी। साथ ही उसने यू का धन्यवाद किया और उसे अगले दिन कॉन्सर्ट में साथ चलने को कहा। अगले दिन नाव और यू ने एक साथ कई सारी शॉपिंग करी, जिसके बाद वो लोग शला के कॉन्सर्ट में पहुंच गए। जैसे ही शला ने अपना गाना शुरू किया तभी अचानक से यू को कुछ पुरानी बातें याद आने लग गई, जिस वजह से उसके सर में दर्द होने लग गया था। और तभी शला ने अपना एक नया गाना गाया और इत्तेफाक से यू को पहले से इसके बारे में पता था और अब उसके दिमाग में एक साथ इतनी सारी चीजें घूम रही थी कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद यू के सामने अपनी एक अलग जिंदगी की यादें चल रही थी, जहां वो कई सारे लोगों के साथ एक साइंटिस्ट रिसर्च लैब में था और उन सभी लोगों के पास उसी की तरह अलग अलग शक्तियां थी। वहां पर यू शला का ही गाना सुन रहा था और वहीं दूसरी तरफ ओमी भी थी, जो अपनी फेवरेट सिंगर उषा का गाना सुन रही थी। इसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए गए, जहां यू का कहना था कि पावर इंक्रीजिंग मेडिसिन की वजह से उन्हें सब कुछ फीका ही लगने वाला था, पर फिर भी ओमी का मानना था कि करी किसी भी खाने का स्वाद बढ़ा सकती थी और वो चाहती थी कि काश उनका बड़ा भाई शेंजू भी उनके साथ खाना खा पाता। जिस पर यू ने उसे बताया कि असल में उनके भाई के पास बहुत ही ज्यादा ताकतवर शक्तियां थी, इसलिए साइंटिस्ट ने उसे एक खास कमरे में कैद किया हुआ था। असल में शेंजू के पास वक्त में पीछे जाने की शक्तियां थी। खाना खाते वक्त यू के ठीक पीछे एक लंबे बाल वाला लड़का बैठा हुआ था, जिसका नाम था कुमागामी, जो शेंजू का बेस्ट फ्रेंड भी था और इसलिए शेंजू उसे प्यार से पू बुलाता था। पू का मानना था कि यू के पास भी काफी ताकतवर शक्तियां थी और अगर साइंटिस्ट को भी उनके बारे में पता चल गया तो वो उसे भी शेंजू की तरह कैद कर देंगे। असल में यू के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो किसी भी इंसान से उसकी शक्तियां चुरा सकता था और इसीलिए उसने पू और उसके कुछ साथियों के साथ शेंजू को आजाद कराने का फैसला किया, ताकि वो लोग एक बेहतर जिंदगी जी सके। खाना खाते समय पू ने यू के हाथ में एक कागज पकड़ाया, जिसके अंदर उनका पूरा प्लान लिखा हुआ था और साथ ही यू को उससे एक ऐसी शक्ति भी चुरानी थी जिसकी मदद से वो चीजों को काबू कर सकता था। खाना खत्म करने के बाद अपने कमरे की तरफ वापस जाते वक्त अचानक से साइंटिस्ट ने ओमी को रोक लिया। असल में आज उसका टेस्ट होने वाला था, जिसके बारे में वो यू को बताना ही भूल गई थी। थोड़ी देर बाद यू को बाहर काफी शोर सुनाई दे रहा था और जब उसके कमरे का दरवाजा खुला तो उसकी मुलाकात एक अच्छे साइंटिस्ट से हुई, जिसे यू की असली शक्तियों के बारे में पता था और उसने यू को बताया कि टेस्ट के दौरान साइंटिस्ट ने ओमी की शक्तियों को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करी, जिस वजह से पूरी इमारत नीचे गिर गई थी और अब साइंटिस्ट ओमी के शरीर को काट कर उसकी पढ़ाई करना चाहते थे। ये सुनते ही यू अपने भाई को ढूंढने के लिए भागा। यू तुरंत ही शकीमो के पास पहुंचा और उसने सबसे पहले उससे उसकी दीवार के बीच में से चलने की शक्ति चुराई, जिसके बाद उसने टेलीकिनेसिस पावर चुराई और आखिर में वो अपने भाई के पास पहुंच ही गया। जैसे ही यू ने शेंजू को आजाद करवाया तो उसी वक्त शेंजू ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए समय को पीछे कर दिया। उसी समय यू को वापस होश आ गया और आंखें खुलते ही उसने देखा कि नाव उसके सामने बैठी हुई थी। यू ने तुरंत ही उसे अपनी पूरी बात बताई और साथ ही उसे बताया कि कैसे उसे और ओमी को हमेशा लगता था कि उनका कोई और छोटा भाई भी था। उसी समय कमरे के अंदर एक लंबे बाल वाला लड़का आया और ये कोई और नहीं बल्कि पू ही था, जो उनके लिए कोलैबोरेटर का काम भी किया करता था। यू ने तुरंत ही उससे अपने सपने की सच्चाई के बारे में पूछा, पर पू ने उसे अपने सवाल शेंजू के लिए बचाकर रखने को कहा, क्योंकि उन्हें सबसे पहले ओमी को बचाना था। ये बात सुनते ही यू को काफी गुस्सा आया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसी मरे हुए इंसान को कैसे बचा सकते हैं, जिस पर पू ने उसे शेंजू की शक्तियों के बारे में याद दिलाया। शेंजू का नाम सुनते ही नाव ने पू से पूछा कि क्या वो उसी शेंजू की बात कर रहा था जिसे वो जानती थी, जिस पर पू ने अपनी हामी भरी। असल में शेंजू ही वो इंसान था जिसने नाव की मदद करी थी और उसी ने स्टार ओशियन एकेडमी की शुरुआत भी करी थी। इसके बाद पू ने एक खास अंडरग्राउंड फैसिलिटी में लेकर गया, जहां यू की मुलाकात आखिरकार अपने भाई शेंजू से हुई, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसका भाई अब तक अंधा हो चुका था। शेंजू ने अपने भाई का स्वागत करते हुए उसे आराम से बैठने को कहा, क्योंकि अब वो उसे पूरी कहानी सुनाने वाला था। यू के बचाने के बाद जब उसने वक्त पीछे किया था तो उसकी आंख साइंटिस्ट द्वारा पकड़े जाने के 3 साल पहले खुली थी, जिसके बाद यू तुरंत पू से मिलने के लिए गया ताकि वो लोग उन सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सके। पर आखिरकार वो बच्चे ही थे और ऐसे में साइंटिस्ट का मुकाबला करना नामुमकिन था और इसीलिए शेंजू को कई बार वक्त में पीछे आना पड़ा और हर बार प्लान होने के बाद वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता था, जिसका असर उसकी आंखों पर पड़ रहा था। इसलिए अंत में उसने काफी सारा पैसा इकट्ठा करके स्टार ओशियन एकेडमी खोलने का फैसला किया,
जिसमें आखिरकार वो सफल भी हो गया था। पर इस सब में उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खो दी थी। साथ ही उसने अपनी दोस्त मादुकी और मारा मोरी को कहकर यू और ओमी की याददाश्त मिटवा दी थी, ताकि वो अपने प्लान पर आराम से काम कर सके और वही वो दोनों भी अपनी जिंदगी शांति से जी सके। और अब उसने यू को अपने पास इसलिए बुलाया था ताकि वो उसकी शक्ति चुराए और समय में पीछे जाकर ओमी को बचा सके, और साथ ही यू को समय में पीछे जाकर शेंजू को सब कुछ बताना था ताकि वो उसी हिसाब से आगे का प्लान बना सके। इसके बाद यू ने नाओ से पूछा कि क्या उसे इस सब के बारे में पता था, जिस पर नाओ ने जवाब देते हुए उसे बताया कि असल में उसे सब कुछ पहले से ही पता था, पर जब वो उससे पहली बार मिली थी तो उस वक्त यू अपनी असली शक्तियों के बारे में नहीं जानता था और वो असल में कुमा की ही शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद उन सभी ने इस राज को राज ही रखने का फैसला किया। इसके बाद यू शेंजू की शक्तियां लेकर उस रात में पहुंच गया जहां ओमी को पहली बार बुखार आया था, और अगले दिन वो ठीक उसी तरह स्कूल में गया जहां कोलैबोरेटर ने उन्हें उनका मिशन बताया। पर इस बार यू ने पहले ही नाओ को ओमी की हालत के बारे में बता दिया और साथ ही उसने उषा और नाओ को अपने घर डिनर पर बुलाया, जिसके बाद सब कुछ ठीक पहले की तरह हो गया। पर नाओ के जाने से पहले यू ने उसे सब कुछ सच बता दिया और साथ ही उसने नाओ को भविष्य में उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद भी कहा। अगले दिन वो सभी चुपचाप ओमी के स्कूल में घुस गए, पर इस बार यू ने पहले ही ओमी से उसकी शक्तियां छीन ली थी, जिसके बाद वो खुद ओमी को कामाची के हमले से बचाने के लिए छत पर बने लॉकर में छुप गया और समय आने पर उसने बीच में आकर ओमी को बचा लिया। जिसके बाद नाओ ने वहां आकर कामाची को वहां से भगा दिया। यू के इस हरकत से मादुकी और कुमा को उसके बारे में पता चल गया था और इसीलिए उन्होंने रास्ते में यू से रोक लिया। जिसके बाद यू ने उन्हें बताया कि वो शेंजू की मदद से भविष्य में वापस आया था और अपनी बात को साबित करने के लिए उसने कुमा को पू के नाम से बुलाया। उसकी बात पर यकीन करने के बाद वो दोनों यू और ओमी को शेंजू के पास लेकर गए, जहां यू ने उसे भी वादे के अनुसार सारी सच्चाई बताई, जिस पर शेंजू ने बड़ी ही आसानी से यकीन कर लिया। पर अब शेंजू चाहता था कि यू अपनी शक्तियां गायब होने तक उसी जगह पर रहे। असल में यू के पास दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति थी और अब तो वो समय में भी पीछे जा सकता था, और इसीलिए दुनिया भर के लोग उसे पकड़कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले थे, और इसीलिए शेंजू चाहता था कि यू अब कुछ समय के लिए उसी की लैब में रहे। इसके बाद वो उन दोनों को अपनी लैब में लेकर गया, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर यूशी से हुई, और ये वही साइंटिस्ट था जिसने यू की भागने में मदद करी थी। इस लैब में शेंजू एक ऐसी दवाई बनाने की कोशिश कर रहा था जिसकी मदद से इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके, पर यू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग किस बीमारी की बात कर रहे थे। जिस पर डॉक्टर योशी ने उन्हें बताया कि असल में हर 75 साल में धरती के पास से एक शार्लेट नाम का एक कॉमेट गुजरता था, जो धरती पर एक खास तरह की धूल गिरता था, और जिस भी इंसान के अंदर ये धूल जाती थी उस इंसान के अंदर कुछ जादुई शक्तियां आ जाती थी। पर 400 साल पहले ये कॉमेट धरती के काफी पास से गुजरा था, जिस वजह से पूरी धरती पर कई सारे लोगों के अंदर ये धूल चली गई थी, और उस समय पर इन लोगों को विचिस कहा जाता था। बस इसीलिए वो लोग एक ऐसी दवाई बना रहे थे जिसकी मदद से इन शक्तियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। डॉक्टर यूशी की बात सुनने के बाद यू अपनी बहन के साथ उस लैब में रुकने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद शेंजू ने उन्हें बताया कि वो अब अपने पुराने दोस्तों से नहीं मिल पाएंगे, और इसीलिए शेंजू ने अपने बचपन के दोस्तों को यू और ओमी से दोस्ती करने को कहा। इसके बाद वो सभी ओमी और यू के साथ कुछ गेम्स खेलने लग गए, पर तभी क्यूमा ने उन्हें बताया कि उन्हें एक और शिकार के बारे में पता चला था और इसीलिए उसे वापस स्टूडेंट काउंसिल में जाना पड़ेगा। तभी उसने यू को बताया कि असल में वो उससे छुपने के लिए शेंजू के कहने पर अपने बालों को गीला करता था, और अब जब यू को सब कुछ पता चल ही गया था तो उसे अपने बालों को दोबारा गीला करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद क्यूमा ने हर बार की तरह स्टूडेंट काउंसिल जाने के लिए अपने ड्राइवर फारूकी को स्कूल चलने को कहा, लेकिन इस बार फारूकी ने एक अलग रास्ता पकड़ लिया, जिसके बाद क्यूमा को उसके ऊपर शक होने लगा। जिसके बाद फारूकी ने उसे अपने परिवार के बारे में बताया। असल में शेंजू ने एक रूल बनाया था जिसके मुताबिक उनकी टीम में कोई भी परिवार वाला आदमी काम नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसे आदमी को अपने काबू में करना सबसे आसान होता था। लेकिन फारूकी फिर भी उनकी मदद करना चाहता था और इसीलिए उसने परिवार की बात को छुपाया था। पर कुछ समय पहले अचानक से कुछ फॉरेन माफिया के लोगों ने उसके परिवार को कैदी बना लिया था, और उन्हें आजाद करवाने के लिए फारूकी को क्यूमा को उनके हवाले करना था। उसकी सारी बात सुनने के बाद भी क्यूमा उससे बिल्कुल नाराज नहीं था और वो चुपचाप फारूकी के साथ चलने को तैयार हो गया। एक खाली फैक्ट्री में पहुंचकर क्यूमा की मुलाकात उन माफिया से हुई जिन्होंने फारूकी को एक और काम दिया, और अब उसे यू को वहां से लेकर आना था। फारूकी के वहां से जाते ही उन माफिया ने क्यूमा को पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने ट्रुथ सीरम का इस्तेमाल करके उससे सारी जानकारी निकलवा ली, जिसकी मदद से उन्होंने नाव को भी अपना कैदी बना लिया, और फिर उन्होंने शेंजू को फोन करके यू को वहां से भेजने को कहा, और ऐसा ना करने पर उन्होंने सभी कैदियों को खत्म करने की धमकी भी दी। अगर तुमने उन सबको नहीं भेजा तो हम इन कैदियों को मार देंगे। माफिया की धमकी सुनने के बाद शेंजू और उसके सभी साथी इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग गए, पर उनके पास कोई भी रास्ता ऐसा नहीं था जिसमें खतरा ना हो। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि यू अकेला ही वहां जाकर माफिया से लड़ने की कोशिश करेगा, और जैसे ही उसे लगेगा कि वो हारने वाला है उसी वक्त वो अपनी शक्ति की मदद से वक्त में पीछे चला जाएगा।
पर यू इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, जिस वजह से उसकी कोलैप्स पावर एक्टिवेट होने ही वाली थी। पर तभी शेंजू ने उसे गले लगाकर उसे बिल्कुल शांत कर दिया। इसके बाद शेंजू ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए उसे समझाया कि वो कभी भी टाइम लीप का इस्तेमाल कर सकता था, पर उसे किसी भी हालत में उसके साथियों को बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद यू उन माफिया से मिलने के लिए गया, जहां सबसे पहले उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उनकी जेबों को चेक किया, जो कि बिल्कुल खाली थी। ये देखकर यू थोड़ा सा हैरान था, पर तभी एक लड़की ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया। यू ने उसी वक्त टाइम लीप का इस्तेमाल करने की कोशिश करी, पर तभी उस लड़की ने उसकी आंख पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो एक आंख से टाइम लीप का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसके बाद यू ने कोलैप्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया, पर तभी माफिया ने उसे बताया कि उन्होंने उसके साथियों को जमीन के नीचे रखा हुआ था और अगर यू ने कोलैप्स का इस्तेमाल किया तो उसके साथियों का मरना तो बिल्कुल तय है। ये सुनकर यू ने टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करी, पर वो लड़की लगातार उस पर हमला कर रही थी, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और आखिरकार परेशान होकर उसने गलती से कोलैप्स का इस्तेमाल कर ही दिया, जिसके बाद वो पूरी फैक्ट्री मिट्टी में मिल गई। इस सब में सिर्फ क्यूमा की ही मौत हुई थी, जो नाव को बचाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद शेंजू भी वहां पहुंच गया और उसने चारों तरफ क्यूमा को ढूंढना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त क्यूमा से हुई, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। शेंजो किसी भी हाल में क्यूमा को बचाना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और क्यूमा ने शेंजो के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया। 2 दिनों बाद जब यू को अस्पताल में होश आया तो चीनो ने उसे क्यूमा की मौत के बारे में बताया, जिसे सुनते ही यू बहुत ज्यादा उदास हो गया और वो किसी अपने को खोने का दुख बहुत ही अच्छे से समझता था और इसीलिए उसे शेंजो के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। साथ ही उसका मानना था कि इस सब में उसी की गलती थी, जिस पर वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे बताया कि असल में इसमें किसी की भी गलती नहीं थी और उसने सिर्फ वही किया जो उसे करने को बोला गया था। अगले कुछ दिनों के लिए सभी लोग बारी बारी उससे मिलने के लिए आ रहे थे और जब मीशा उसके लिए खाना लेकर आई तो यू ने मीशा से मरने के बाद की जिंदगी के बारे में पूछा, जिसके बाद मीशा को भी एहसास हुआ कि वो कितनी ज्यादा खुशकिस्मत थी, वो मरने के बाद भी उषा के साथ रह पा रही थी। कुछ दिनों के बाद जब उषा अपने माता पिता के रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए गई तो इसी मौके का फायदा उठाकर मीशा ने भी उन्हें बताया कि वो उनसे कितना ज्यादा प्यार करती थी। उधर धीरे धीरे यू भी ठीक हो रहा था और एक दिन वो अपने भाई से मिलने के लिए गया, जिसे दूर से ही देखकर वो समझ गया था कि शेंजो अंदर से पूरी तरह से टूट गया था। पर फिर भी शेंजो ने अपने आप को संभालते हुए उसे बताया कि जल्द ही बाकी देशों के लोग भी उनके ऊपर हमला करने के लिए आने लग जाएंगे। ये सुनकर यू चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गया, जहां नाव पहले से ही बैठी हुई थी और जब उसने नाव को आने वाले हमलों के बारे में बताया तो नाव ने उसे एक आइडिया दिया, जिसके मुताबिक वो अपनी शक्ति की मदद से सभी लोगों की शक्तियां चुरा सकता था, जिसके बाद दुनिया में किसी के पास भी शक्तियां नहीं रहेगी। पर इसके लिए उसे पूरी दुनिया में घूम घूम कर लोगों से शक्तियां छीननी पड़ेगी और यह भी हो सकता था कि इतनी सारी शक्तियां छीनने के बाद शायद वो खुद ही ठीक न रह पाए। यू ने थोड़ी देर तक इस बारे में सोचने के बाद इस प्लान पर काम करने का फैसला किया और वो ये काम नाव के लिए करना चाहता था और इसके बाद उसने नाव के सामने अपने प्यार का इजहार किया और साथ ही उसने बताया कि जब से नाव ने उसकी मदद करी थी तब से ही वो उसे काफी ज्यादा पसंद करने लग गया था। पर नाव का कहना था कि उसने उसकी मदद सिर्फ इसलिए करी होगी क्योंकि वो खुद को उसकी हालत के लिए जिम्मेदार समझती होगी। साथ ही उसने यू को इस आइडिया पर काम करने के लिए मना लिया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा था, पर यू फिर भी यह करना चाहता था ताकि नाव को भी उससे प्यार हो जाए। जिसके बाद नाव ने उससे वादा किया कि वो उसका इंतजार करेगी और अगर वो इस प्लान में कामयाब हो गया तो वो पक्का उससे प्यार करने लगेगी। और इस प्लान की शुरुआत करने के लिए नाव ने सबसे पहले यू को उससे ही शुरुआत करने को कहा, जिसके बाद यू ने उसकी शक्तियां छीनकर अपनी प्लान की शुरुआत करी। इसके बाद यू ने शेंजू को अपने प्लान के बारे में बताया, जिसके बाद उन सभी ने यह फैसला किया कि बाकी देशों में यू काम करेगा और वहीं वो लोग जापान के अंदर इस प्लान पर काम करेंगे। प्लान के मुताबिक यू अपनी पैकिंग में लग गया और ठीक जाने से पहले नाव ने उसे एक ट्रांसलेशन की बुक तोहफे में दी। इसके बाद उसके सफर की शुरुआत सिंगापुर में हुई, जहां उसने कुछ पैसे देकर सभी जादूगरों की एक लिस्ट निकलवाई, जिसके बाद उसने एक एक करके सभी लोगों से उनकी शक्तियां छीनना शुरू कर दिया। और फिर गया वो फिलीपींस, जहां उसे एक लड़के से ऐसी शक्तियां मिली जिसकी मदद से वो आसपास उन सभी लोगों को ढूंढ सकता था जिनके पास शक्तियां थी और इसी शक्ति की मदद से यू ने काफी तेज रफ्तार से लोगों की शक्तियां छीनना शुरू कर दिया। यू एक के बाद एक देश में जाकर लोगों से शक्तियां छीन रहा था और इसीलिए अब न्यूज में भी उसके चर्चे होने लगे थे, जहां उसे वन आई रीपर का नाम दिया गया था। जैसे जैसे वो देश बदल रहा था उसके पास अलग अलग शक्तियां आ रही थी, जैसे वो किसी भी भाषा को अपने दिमाग में ट्रांसलेट कर सकता था। साथ ही अब उसे सोने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अलग अलग देशों में लोगों की शक्तियां छीन कर जब वो इंडिया वापस आया तो उसका सामना एंटी ग्रीम रीपर नाम के एक ग्रुप से हुआ, जिसने उनका स्वागत बंदूकों से किया और यू ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें बड़ी आसानी से हरा दिया। पेरू में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो अपनी शक्ति की मदद से लोगों की चोट ठीक कर रही थी, लेकिन यू को फिर भी उसकी शक्ति को छीनना पड़ा। क्यूबा में उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके अंदर कई सारी शक्तियां एक साथ मौजूद थी, जिस वजह से उसे काफी परेशानी हो रही थी और इसी परेशानी की वजह से उसने कोलैप्स का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन यू फिर भी अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ रहा था। सऊदी अरेबिया में उसने दवाई की मदद से सोने की कोशिश करी, पर जब उसकी आंख खुली तो वो किसी और ही जगह पर था और न्यूज देखकर उसे
पता चला कि सोते हुए भी वो लोगों की शक्तियां छीन रहा था, जिस बीच उसने काफी तबाही मचाई थी और इसीलिए उसने दोबारा फिर कभी ना सोने का फैसला किया। वो इतना ज्यादा थक चुका था कि जब इटली में उसके ऊपर हमला हुआ तो वो वहीं पर बैठकर ये सोच रहा था कि आखिर वो वहां पर कर क्या रहा था और वो दुनिया में क्यों घूम रहा था। पर तभी उसकी नजर उस ट्रांसलेशन बुक पर पड़ी जो नाव ने उसे गिफ्ट करी थी। पर अब तक वो नाव को भी भूल चुका था और कोशिश करने पर भी उसका चेहरा उसे याद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे हमेशा लगता था कि ये इंसान जरूर कोई खास होगा और इसीलिए वो उस ट्रांसलेशन बुक से हिम्मत लेकर अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। 1 साल तक लगातार दुनिया में घूम घूम कर उसने हजारों शक्तियां छीन ली थी और अब तो वो अपने आप को भी भूलने लग गया था, पर फिर भी वो हमेशा उस किताब को देखकर आगे बढ़ता रहता और आखिरकार इतनी सारी मुसीबतों के बाद यू ने दुनिया के आखिरी आदमी से भी उसकी शक्ति छीन ली थी, जिसके बाद वो जमीन पर बेहोश हो गया। पर तभी शेंजो अपने भाई को बचाने के लिए वहां पहुंच गया, जिसके बाद यू को तुरंत ही अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया और जब उसे होश आया तो नाव उसके सामने बैठी हुई थी, पर वो नाव को भी पहचान नहीं पा रहा था और जब उसने नाव से उसके बारे में पूछा तो वो तुरंत ही समझ गई थी कि इतने बड़े सफर में लाखों शक्तियां छीनने के बाद यू उसे पूरी तरह से भूल चुका था। पर उसने फिर भी अपने वादे को पूरा करते हुए उसे बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसी ने उसे वो ट्रांसलेशन बुक दी थी। ये सुनते ही यू ने उसे बताया कि मिशन के दौरान जब भी वो हार मानने वाला होता था तो वो उस ट्रांसलेशन बुक को ही देखकर अपनी हिम्मत दोबारा इकट्ठी करता था। इसके बाद नाव ने उसका धन्यवाद किया और फिर उसे बाहर बाकी दोस्तों से मिलवाने ले गई। ऐसे और मजेदार एनिमे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।